उनके मदन मोहन मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माई ने अपना बसेरा बना लिया था। शकल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का बखान कर रहे थे। बूढ़ी माई मेले कुचेले कपड़ों में एक बोरी पर पड़ी रहती थी। मंदिर में जो श्रद्धालु दर्शन करने आते वो बूढ़ी माई को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर कुछ खाना दे जाता, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। कल्पित हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता नदी में डूबकर मर गए थे। बीएससी करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक कंपनी में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत था। रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था। आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। कल्पित बड़े स्नेह से बूढ़ी माई को देखने लगा। फिर बूढ़ी माई के पास जाकर बोला, माई खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी माई काफी उदास थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कल्पित बोला, अच्छा यह मंदिर का प्रसाद है, ये तो खा लो। बूढ़ी माई ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माई के साथ साथ कल्पित भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माई के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह बूढ़ी माई से पूछने लगा, माई आप इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई है? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी, वहाँ मेरा अपना एक बड़ा सा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी की तरह रखते थे, परंतु पति की मौत के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो माँ, आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। मदन मोहन मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 2 महीने हो गए। इंतजार करते करते मेरी आंखें फतरा गई, परंतु ना तो मेरा बेटा आया, नहीं उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए मुझे से छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कन्हैया की शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते कहते बूढ़ी माई की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। कल्पित के मन में उसकी सर्वग्रासी दादी माँ की छवि एक साथ उभर आई और आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक आई। गरीबों को खाना बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माई की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और बूढ़ी माई के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वो बूढ़ी माई के साथ कुछ देर बैठकर बातें करते रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला पड़ गया था। बिना माता पिता के उसे अपना घर ही काटने को दौड़ता था। इसीलिए वह अपने घर में रहना ज्यादा पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब
उसने बूढ़ी माई से थोड़ी देर के लिए बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने बूढ़ी माई से पूछा, माई, मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना बेटा ही मुझे नहीं रख सका तो तुम मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं मदन मोहन की शरण में रहकर अपना जीवन गुजार लूंगी। फिर कल्पित बोला, माई, मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छांव मिल जाएगी। तभी माई ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने मदन मोहन की शरण में। माई, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सब तो नहीं। माई, जिसके सर से माता पिता का साया उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, यह मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए कल्पित बोला। बूढ़ी माई का भी गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी माई कुछ बोल ना सकी। कल्पित ने माई का हाथ पकड़ा और बोला, चलो माई, अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। कल्पित ने जैसे ही बूढ़ी माई का हाथ पकड़ा तो माई ने उसके चेहरे की ओर देखा। कल्पित की आंखों में माई को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कृष्ण जी ने ही कल्पित को उसके पास भेजा है। कल्पित ने माई को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके थे। कल्पित अब नियमित समय पर घर लौट आता और माई उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थक कर सो जाता तो उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह कल्पित के उठने से पहले ही माई कृष्ण जी की पूजा कर लिया करती और कल्पित का नाश्ता बनाकर रख देती। अब माई को अपना घर मिल गया था और कल्पित को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार, दोनों एक साथ एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। उस रात कल्पित काफी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक कल्पित ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि माई पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। कल्पित ने माई का हाथ
अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, माई, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। माई ने आंखें बंद करके कृष्ण जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे कल्पित से मिलाया और फिर बोले, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर कल्पित बोला, माई, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर माई बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी, यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए माई की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। कल्पित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी। कल्पित अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन माई बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। माई की बात कल्पित को भी उचित लगी। वह बोला, अरे माँ, अपनी जिंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया कि इस बारे में कभी बात करने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाह में एक लड़की है, खुशी, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। खुशी कल्पित की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। कल्पित की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। कल्पित को खुशी का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। माई कल्पित के साथ खुशी के घर गई। उसके माता पिता से बातचीत की। वह कल्पित और खुशी की शादी का प्रस्ताव रखा। खुशी के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद कल्पित खुशी को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। खुशी माई के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार कल्पित माई से करता था, उससे कहीं ज्यादा लगाव खुशी का अब माई से हो चुका था। समय बीतने लगा और कल्पित के घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। कल्पित का घर खुशियों से भर उठा था। माई अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी कल्पित और खुशी नहीं, बल्कि माई के पोता और पोती हो गए थे। अब माई का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया था, ताकि वे दोनों माई के स्नेह की छांव में रहे और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। खुशी और कल्पित भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी माई को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। खुशी अपने पति कल्पित के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। कल्पित को भी खुशी के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिनमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर माई का बेटा मनोज, जो माई को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, वह रह रह कर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और
निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे पल पल कचोटता था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसका मन बहुत दुखी हो रहा था, जिसे वे किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान में से मन मर्जी का पैसा निकालती थी। परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाई व्यवसाय, जो कि उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, घाटे में जाने लगा। अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाई में गुजरे। अब मनोज और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा था। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च और बच्चों की आवश्यकता ही पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं था। मनोज का एक मित्र जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उसने अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में ही लगवा दी और इस तरह मनोज के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। मनोज अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। मनोज की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था। सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरित किया जाना था। मनोज को भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी कर्मचारियों से रूबरू हो रहा था। आज का दिन मनोज के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वे स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी माताजी के आशीर्वाद से ही है। यदि माताजी की प्रेरणा ना होती तो ना तो आज यह कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए मैं माताजी को बुलाना चाहूँगा। माताजी, कृपया आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। कल्पित के बुलाने पर माई स्टेज पर आई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों का नाम अनाउंस किया गया और माई उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती रही। तभी एक नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जिसे सुनकर माई के चेहरे पर ना जाने कितने भाव एक साथ आ गए। मनोज शर्मा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। माई ने ध्यान से देखा तो सचमुच में उनका बेटा ही था मनोज, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था, जिसे बाद में अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। माई सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा कल्पित मुझे ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ माई के चेहरे पर उभर आए। माई को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अपरिचित की तरह मनोज को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मनोज ने ध्यान से देखा, पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही
उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। मनोज ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मेरे साथ चलोगी? अपने घर चलेंगे। कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे, कहकर बूढ़ी माई पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मनोज माफी मांगता रहा, लेकिन माई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कल्पित के साथ वापस घर चली गई। कभी मनोज अपनी माँ का लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा था। उन बातों को माई कभी नहीं भूल सकती। उधर मनोज को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता था, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज उस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासुर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी सुमन को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। जब वह राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसे लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण सामने से आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। वे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। मनोज की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी सुमन को पैरालिसिस हो चुका था। जब उसे होश आया तो वो दहाड़े मारकर रोने लगी। अब घर पर दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। सुमन के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हालचाल पूछकर वे दोनों चलते बने। मनोज के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक कल्पित को दी। जब कल्पित फोन पर उससे बात कर रहा था तो माई वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। मनोज शर्मा का नाम सुनकर माई चौंक उठी। उसने कल्पित से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है। तो कल्पित ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी के एक कर्मचारी मनोज शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर माई रोने लगी। कल्पित ने जब माई से उसके रोने का कारण पूछा तो माई ने सारी बात कह सुनाई। तब कल्पित ने कहा, माई, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था, लेकिन माई का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसीलिए माई ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। कल्पित ने भी हामी भर दी और माई को बहुत से पैसे देकर उनके बेटे बहू के पास छोड़ आया। माई ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को संभाला और
साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा किया। जो पैसे कल्पित ने दिए थे उन पैसों को माई ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर कल्पित ने माई की पूरी मदद की। एक और मनोज की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ ही समय में माई ने व्यवस्थित कर दिया था। अब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो वह दोनों माई से माफी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। माई की बहू बोली, माताजी, जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। माताजी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका अनादर किया है। हमारी इस करने की सजा हमें आज मिली है। माई ने भी उन दोनों को माफ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार किया। कुछ दिन और वहाँ रहने के बाद माई ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छी चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। यह कहकर माई ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा बहू ने माई को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु माई ने कहा, मेरा बेटा कल्पित मुझ पर जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसीलिए अब मुझे जाना ही होगा। बाहर कल्पित माई को लेने के लिए पहले ही गाड़ी लेकर आ चुका था। उन दोनों ने बहुत मनाया परंतु माई नहीं रुकी और चल दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।